मैकेनिज्म क्या है एक्शन पोटेंशियल का, मेन यही है। इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई है वो पहले से आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है ये टॉपिक को अच्छे से समझिए। मेन हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट इनको समझने के लिए कुछ बातें समझनी होती है, कुछ बातें को हमें ध्यान रखना होता है। सो वो सभी बातें को मैंने अभी समझाया है। मैकेनिज्म क्या है, मैंने कहा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो ये कैसे होते हैं, यहाँ पर आप देखो ये चैनल है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को मैंने दिखाया है। अभी ये चैनल में आप देखो चैनल क्लोज है, क्यों? इनके पास ये स्ट्रक्चर जो है चैनल का कुछ इस तरीके से होता है कि ये पॉइंट, इनका ये पॉइंट और ये वाला ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट है चैनल में। जो ये पॉइंट है ये अभी बंद है, आप देख सकते हो। ये सेल का आउटर हिस्सा है, ये सेल का इनर हिस्सा है। अब आउटर हिस्से में सोडियम आयन बहुत प्रेजेंट है, इनर हिस्से में पोटेशियम आयन बहुत प्रेजेंट है, ठीक है। सो आउटर हिस्से में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और इनर हिस्से में नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ पर ये जो चैनल है इस पॉइंट को मैंने बंद करके रखा है इस तरीके से। तो क्या आप सोचो यहाँ पर सोडियम अंदर आ सकेंगे? नो, यहाँ पर सोडियम नहीं आ सकेंगे। सो जब ये चैनल का ये पॉइंट बंद होगा, चाहे ये खुला हो, फिर भी सोडियम अंदर नहीं आएंगे। सोडियम या किसी भी आयन को अंदर आने के लिए दोनों इस तरीके से ओपन होना चाहिए। सो इस तरीके से ये पॉइंट अभी ओपन है और ये ढक्कन तो पहले से खुला ही था, तो इस तरीके से अभी अंदर आएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये चैनल में ये पॉइंट खुला हुआ है, बट ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, मैं समझने के लिए बोल रही हूँ, इनके पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो इस तरीके से फंक्शन करती है। सो ये अभी बंद हो चुका है, जिससे क्या होगा कि अब आयंस चाहे भी तो नहीं आ सकते अंदर, ठीक है। सो ये ऐसे काम करता है। चैनल अभी क्लोज है, ये क्लोज है, इसीलिए चैनल अभी ओपन है, क्योंकि ये अभी ओपन है और ये तो ओपन ही था। और इनएक्टिवेटेड चैनल का मतलब है कि ये तो अभी ओपन है बट ढक्कन वाला तो बंद है, नीचे वाला जो है साइटोप्लाज्म का रीजन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बंद है, इसीलिए अभी चैनल इनएक्टिवेट है। सो फिर से समझो, मोर सोडियम आउटसाइड होते हैं देन इनसाइड, और मोर पोटेशियम इनसाइड होते हैं देन आउटसाइड। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हैव 2 गेट्स। मेनली जो मैंने आपको अभी चैनल दिखाया है उनमें मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरीके से। सो पहला जो है गेट जो सोडियम का है उसको एम गेट कहा गया है, और दूसरा जो गेट है उसको एज गेट कहा गया है। देखिए सभी का अलग अलग काम है। एम गेट, एज गेट आपको सोडियम चैनल में देखने को मिलेगा, वही पोटेशियम चैनल में आपको एक ही गेट देखने को मिलेगा जिसको हम एन गेट बोलते हैं। सो जो सोडियम चैनल का एम गेट है वो एक्टिवेशन गेट है। इस गेट के थ्रू जो है सोडियम अंदर आते हैं, ये जब खुलेगा सोडियम अंदर आएगा। वही एज गेट जो है ये डीएक्टिवेशन गेट है, ये जब बंद होता है सोडियम नहीं आ पाते हैं। सो ये बेसिकली स्विंग्स शट व्हेन द सेल गेट्स टू पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव होने के बाद ये जो है बंद हो जाता है कि अब सोडियम नहीं आना है, सोडियम जितना आना था हो गया है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव हो गया है, अब इसको बंद करवा के जो है सोडियम को रोका जाएगा कि वो अंदर ना आए। एन गेट जो पोटेशियम का गेट है वो जो है नॉर्मली क्लोज होके रहता है, बट जैसे ही ये दोनों गेट बंद होते हैं, मतलब सेल जब रीपोलराइजेशन स्टेज होगा सेल का, तब ये क्या करेगा, ओपन होगा और जो है पोटेशियम को बाहर करेगा, बट स्लोली ओपन्स व्हेन द सेल इज डीपोलराइज्ड। डीएक्टिवेटेड मतलब क्लोज चैनल एट रेस्ट। डीएक्टिवेटेड चैनल का मतलब है कि ये जो है उस चैनल को कहा जाएगा जो चैनल क्लोज है। एक्टिवेटेड मतलब अभी चैनल ओपन होगा, जो है आयंस इसके थ्रू अंदर आएंगे इस तरीके से। और इनएक्टिवेटेड मतलब क्लोज चैनल को कहा गया है। न्यूरॉन डिपोलराइजेस द एज द न्यूरॉन डिपोलराइजेस द एज गेट स्विंग शट एंड ब्लॉक सोडियम आयन फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ द सेल। सो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जैसे ही सेल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, देन क्या होता है कि सोडियम चैनल का जो एज गेट है वो बंद हो जाता है और सोडियम को अंदर आने नहीं देता है। अब यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कैसे हम समझेंगे इसको। देखिए ये जो एक्स एक्सिस में लिया गया है ये टाइम है, इसको मिली सेकेंड में हम देखते हैं, और जो वाई एक्सिस में देख रहे हो इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में देखा जाता है। यहाँ पर ये सेल का इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं उसका एक ग्राफ बनाया गया है। सो कैसे होता है हम जानते हैं, हाइपर पोलराइजेशन स्टेज जो सेल का होता है ये -90 होता है, ठीक है। सो -90 में सेल अभी हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में है। अब क्या होगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके हेल्प से सेल मेंटेन करके रखता है अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70। सो अभी रेस्टिंग स्टेज में जो है इस तरीके से ये आ गया है और रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करके जो है प्रेजेंट है। अब क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। सो मानिए कि न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से
जो एक्सोन टर्मिनल का हिस्सा है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से क्या हुआ है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन जिसमें रिसेप्टर प्रेजेंट है उसमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है, जिससे कि वो न्यूरॉन जो है ट्रिगर होता है और ट्रिगर होते ही आयन की जो है शिफ्टिंग होती है। सो सोडियम आयन जो है अंदर आने लगेंगे और सेल जो है इस तरीके से अपने थ्रेशोल्ड में पहुंच जाएगा। सेल का जो मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ये था -55। जैसे ही सेल जो है अपना थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहुंचता है -55 में, वो ट्रिगर हो जाता है। इससे नीचे अगर सेल आता है लाइक -60, इसमें जो है ये सेल ट्रिगर नहीं होगा। इसको ट्रिगर होने के लिए -55 ही चाहिए होता है। सो जैसे ही -55 में ये आता है इस तरीके से सेल ट्रिगर करता है और वैसे ही चैनल्स सारे ओपन होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव सोडियम अंदर आने लगते हैं, जिससे कि सेल डीपोलराइजेशन शो करता है। इस तरीके से ये शूट लेता है और निगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जो है जाने लगता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन स्टेज कहते हैं। अब सेल डीपोलराइजेशन स्टेज में है, जिसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये पॉजिटिव की तरफ जाते जाते जो है +30 तक पहुंचता है और +30 से ये अगेन क्या होता है, रीपोलराइजेशन स्टेज को फॉलो करता है। इस पॉइंट में सोडियम चैनल्स सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि सेल अब बहुत पॉजिटिव हो चुका है, जितना उसको चाहिए था उतना वो हो चुका है। अब क्या होगा कि अब फिर से उस सेल को नेगेटिव में लाया जाएगा, तो सेल नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, जिससे कि सोडियम चैनल्स अभी बंद हो जाते हैं, सोडियम नहीं आ सकता अंदर। अब क्या होगा कि पोटेशियम चैनल इस पॉइंट में ओपन होकर पोटेशियम को बाहर करते हैं, फटाफट बाहर करके उसको जो है रेस्टिंग स्टेज में लाते हैं, जो रेस्टिंग स्टेज होता है -70। बट मैंने आपको कहा था कि पोटेशियम चैनल अपने रेस्टिंग स्टेज में जो है आते आते बंद नहीं होता है, वो कुछ देर के लिए ओपन ही रहता है, जिससे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से भी नीचे जाके -90 तक पहुंचता है, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। फिर से सेल जो है यहाँ पर पोटेशियम चैनल जो है बंद होता है और बंद होते ही सोडियम पोटेशियम पंप के हेल्प से फिर से सेल अपना जो है ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके -70 में आता है। फिर से दूसरा जो है इस तरीके से ये डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन स्टेज आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से सेल एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इस हिस्से में जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। सो आई होप आपको ग्राफ जो है समझ आया होगा। कुछ बातें और है, एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी क्या होता है न्यूरॉन का, ये समझिए। व्हेन द ब्रेन गेट्स really excited, it fires off a lot of signal. This means that an action potential is either trigger or it isn't, like a flipping a switch. Here the neuron will always send the same size action potential, but the original stimulus should be stronger. बात यह है कि अभी क्या है कि स्टिमुलस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ब्रेन में जो है इस तरीके से ब्रेन जो है एक्साइट होता है, बहुत सारे सिग्नल उसको फायर करते हैं। बट यहाँ पर बात यह है कि कैसे उस स्टिमुलस को ही जो है रिसीव किया जाएगा और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का कैपेबिलिटी जो है उस स्टिमुलस में ही होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पर बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर सिग्नल की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्गर सिग्नल ही जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का कैपेबिलिटी रखता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो है हायर फ्रीक्वेंसी में एक्शन पोटेंशियल को तभी जनरेट कर पाता है जब सिग्नल जो है स्ट्रॉन्गर होता है। कोई भी सिग्नल जो है जब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तभी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया जाएगा, और उसको हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है उस सिग्नल का वो हायर होगा और एक्शन पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी उसकी वजह से जो है हायर होता है और वो जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाता है। There is a maximum frequency at which a single neuron can send action potential. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है कब देखा जाएगा, जब सिंगल न्यूरॉन जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, सेंड करता है, एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये किससे डिटरमाइन होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड से। बट ये रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली क्या है, देखिए मैंने आपको समझाया था ये हाइपर पोलराइजेशन फेज, इसको ही हम बोलेंगे कि सेल जो है अभी रिफ्रैक्टरी पीरियड में। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है ये क्या होता है, सिंपली ये रिकवरी टाइम होता है कि न्यूरॉन जो है अपने रिकवरी टाइम को रखता है कि अभी जो सिग्नल जनरेट हुए हैं वो कुछ टाइम लेता है वो सभी चीज़ों में। जैसे कि एक सिग्नल जो है इस तरीके से जनरेट होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गया है, सो वो न्यूरॉन अभी प्रिपेयर होता है, कुछ रिकवरी टाइम को रखता है कि इस तरीके से चैनल को बंद करके ओपन करके अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आके फिर से वो नेक्स्ट सिग्नल के लिए एक्साइट होगा। सो उस
टाइम को, उस गैप को, उस रिकवरी टाइम को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। आफ्टर अ न्यूरॉन फायर एन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग विच डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू जनरेट अ न्यू। सो यहाँ पर इस समय में रिफ्रैक्टरी पीरियड में कोई न्यू सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकते। कोई न्यू सिग्नल अगर बाहर से आता भी है तो उसको जो है हम नहीं जनरेट कर सकते। इस समय में ये जो है न्यूरॉन अपने रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड में होता है और इसमें जो है कुछ नए से इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये दोनों क्या होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम हियर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू सेंड अनदर एक्शन पोटेंशियल। इस समय में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो है इम्पॉसिबल है कि दूसरे किसी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाए, ये इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। हियर इनएक्टिवेशन ऑफ एज गेट, एज गेट जो है सोडियम का एज गेट, ये इनएक्टिवेट होकर रहता है क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आएंगे, सोडियम अंदर ही नहीं आएंगे तो नया जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट तभी होता है जब डीपोलराइजेशन होता है। और डीपोलराइजेशन कब होता है? जब सोडियम अंदर आते हैं। बट सोडियम तो अंदर नहीं आ सकेंगे क्योंकि एज चैनल जो है अभी बंद है और यहाँ पर डीपोलराइजेशन नहीं होगा। सो डीपोलराइजेशन नहीं मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सो इस तरीके से रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ रियली हार्ड टू सेंड एन एक्शन पोटेंशियल। इस समय में भी एक्शन पोटेंशियल को सेंड नहीं कर सकते। व्हेन एज गेट्स आर ओपन अगेन, एज गेट जब ओपन होगा सेल जो है तभी भी हाइपर पोलराइज स्टेज में होगा, उसको समय लगता है अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में आने में। सो इस तरीके से इट वुड टेकन इवन मोर पॉजिटिव आयन देन यूजुअल टू रीच the appropriate depolarization potential than usual. This means that the initial triggering event would have to be bigger than normal in order to send more action potential. So इस तरीके से आप समझ सकते हो। जितनी बातें समझानी थी मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, किस तरीके से क्या होता है डिटेल में आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।